तो नेक्स्ट है हमारा, पिछले वीडियो में जो है हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे। उसमें आपको बताया गया था कि अगर कोई कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को अगर एक रजिस्टर के थ्रू एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो लगातार जो है कैपेसिटर पे चार्ज लगातार बढ़ता है और करंट जो है लगातार ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाता है एक्सपोनेंशियली। ये आपको हम पिछले वीडियो में जो है बता दिए थे। फिर आपको ये भी बताए थे कि वोल्टेज जो होता है वो कैपेसिटर के क्रॉस और रजिस्टर के क्रॉस वो किस तरह से वेरी करता है, करंट किस तरह से वेरी करता है, रजिस्टर के अंदर जो हीट का डिसिपेशन, हीट जो है वो किस तरह से रिलीज होता है रजिस्टर के थ्रू। इसके बारे में जो है हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा हम कैपेसिटर के क्रॉस पावर का थोड़ा सा बारे में जानना चाहते हैं कि कैपेसिटर के अंदर पावर का वेरिएशन किस तरह से हो रहा है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर। तो समझिएगा कि ये हमारा अगर एक कैपेसिटर है, ऐसे ये हमारा कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए ऐसे, और उसके साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है आर। ठीक है, बढ़िया है। बैटरी का ईएमएफ ई दिया हुआ है और कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है। वो कोई भी टाइम टी पे हम देख रहे हैं, बात करते हैं। तो कैपेसिटर्स के क्रॉस जो पावर होगा वो क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कैपेसिटर्स के क्रॉस पावर लिखने का कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं होता है। बताइए कोई फॉर्मूला बताए हो। रजिस्टर के क्रॉस पावर लिखने का फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि I² R होता है, लेकिन कैपेसिटर के क्रॉस पावर लिखने का फॉर्मूला आपको हम नहीं बताएं। ठीक है, क्या होगा तो देखिए, हम पावर का फॉर्मूला एक बताए थे जिसमें हम बोले थे कि ये जो फॉर्मूला है हमेशा वैलिड है। हमेशा का मतलब है कि आप कैपेसिटर ले लीजिए या रजिस्टर ले लीजिए या आप इंडक्टर ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, आपको वो फार्मूला काम आएगा। तो पावर का फॉर्मूला बताए थे आपको कि P होता है डेल्टा V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इंटू आई, करेंट अक्रॉस कैपेसिटर, ये आपको बताए थे। या इंडक्टर के क्रॉस लिख रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इंटू करेंट अक्रॉस इंडक्टर। रजिस्टर के थ्रू लिख रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर इंटू करेंट थ्रू रजिस्टर, ये बताए थे। अब आपको रजिस्टर के थ्रू अगर जो देखना है तो डेल्टा V की जगह पे I इंटू आर लिख देते थे और I इंटू आर इंटू आई होके I² R हो जाता था। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज वैलिड, और हर एक चीज़ के लिए काम आएगा, या कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो या रजिस्टर हो, सब के लिए काम आएगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला जो है आपको याद करना है। अब बताइए कि यहाँ पे कैपेसिटर के क्रॉस हम डेल्टा V इंटू आई देखते हैं, तो कोई भी टाइम t पे अगर बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको याद होगा कैपेसिटर के क्रॉस वो था Q/C। ठीक है, Q/C, तो ये हो गया मेरे पास Q/C कोई भी टाइम t पे। करेंट था कोई भी टाइम t पे IZ। Q का वैल्यू पता है हमको कितना, Q का वैल्यू आपको पहले से ही पता है कि कोई भी टाइम t पे चार्ज था कैपेसिटर पे Q0 इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस T/RC। ठीक है, बाई सी तो पहले से है, इंटू आई नोड का वैल्यू भी पता है आपको कितना होता था, E/R इंटू ई का पावर माइनस T/RC। ठीक है, ये जो Q0 लिखे हैं इसको आप चार्ज भी लिख दीजिए, Q0 के जगह पे आप लिख सकते हैं E इंटू सी, मैक्सिमम चार्ज। ये आपको हम पहले ही पिछले वीडियो में जो है पढ़ा चुके हैं। ठीक है, E इंटू सी बाई सी। देखिए C और C कट गया मेरे पास और P का वैल्यू आ गया मेरे पास E²/R। ई का पावर माइनस T/RC जो है उसको हम ऐसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ई का पावर माइनस T/RC और माइनस ई का पावर ऐड हो जाएगा तो माइनस 2T/RC। ये हो गया मेरे पास पावर का फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी टाइम t पे कैपेसिटर के क्रॉस ये पावर आ गया। अब ये पावर जो है किस तरह से वेरी कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा अब आपको बताते हैं, बढ़िया से समझिएगा पावर किस तरह से वेरी कर रहा है। तो देखिए समझिए यहाँ पे पावर किस तरह से वेरी कर रहा है। जैसे जब टाइम 0 था, जब टाइम जो है कितना था 0, जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज था, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज था वो कितना था, तो आपको पता है कि क्रॉस वोल्टेज था वो हमारा था कितना 0 था। कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 था और करेंट जो था वो कितना था
आई बराबर ई बाई आर था। जब टाइम जीरो था तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द कैपेसिटर वो कितना था, जीरो था, और करंट का वैल्यू था ई बाई आर। तो अगर हम पावर लिखेंगे टाइम जीरो पर तो कितना लिखेंगे, डेल्टा वी इंटू आई होता है, डेल्टा वी इंटू आई, अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, जीरो। तो टाइम जब जीरो है तो पावर कितना है, जीरो है। ठीक है, एक काम कीजिए, टाइम टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी देखिए, कोई भी टाइम टी पे तो पावर देख लिए, कोई भी टाइम टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे स्टेडी स्टेट पे देखिए कितना होगा। स्टेडी स्टेट पे आपको पता है कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज वो कितना हो गया कैपेसिटर के क्रॉस, वो हो गया क्यू बाई सी, क्यू नोट बाई सी। जब वोल्टेज जो है वो क्यू नोट बाई सी की जगह पे ई सी बाई सी, सी से सी कट गया, कितना आ गया ई। लेकिन ध्यान से देखिए कि टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे करंट कितना हो गया, करंट बिकम जीरो इन द सर्किट, सर्किट के अंदर करंट जो है वो जीरो हो गया। तो अब निकालिए पावर, तो पावर होगा डेल्टा वी इंटू आई, डेल्टा वी की जगह पे ई इंटू करंट के वैल्यू जीरो, आ गया कितना, जीरो। मतलब t इक्वल टू जीरो पे भी पावर जो है कैपेसिटर के क्रॉस जीरो है, और t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे भी कैपेसिटर के क्रॉस पावर कितना है, जीरो है। तो ज़रूर बीच में कोई ऐसा टाइम होगा जिसके लिए पावर जो है सबसे ज़्यादा रहा होगा। पहले जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे पावर बढ़ेगा 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 कैपेसिटर के क्रॉस, और फिर कोई ऐसा टाइम होगा जिसके लिए कैपेसिटर के क्रॉस पावर सबसे ज़्यादा आएगा। फिर उसके बाद उस टाइम के बाद जैसे ही हम क्या करेंगे, टाइम बढ़ाना शुरू करेंगे, उस टाइम के बाद जैसे ही टाइम बढ़ेगा उसके बाद कैपेसिटर के क्रॉस पावर जो है लगातार घटेगा घटेगा घटेगा, और अगेन टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे पावर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पावर वर्सेस टी का ग्राफ अगर बनाएं इस तरह की सोच कर, ठीक है, तो इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा कि ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे पावर अक्रॉस कैपेसिटर, और ये हो गया हमारे पास टाइम। तो पहले जो है वो पहले कोई भी टाइम टी तक उसके पावर लगातार बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, पहले जो है लगातार पावर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक ऐसा टाइम आएगा जिसके लिए पावर सबसे ज़्यादा हो, कोई भी टाइम टी होगा वो टाइम निकाल लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। फिर क्या होगा कि टाइम फिर बढ़ेगा टी के बाद, तो उसके बाद पावर लगातार घटेगा 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 घटेगा, और टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे पावर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जीरो हो जाएगा पावर। ठीक है, ये होगा हमारा मैक्सिमम पावर कैपेसिटर के क्रॉस। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम पावर मैक्सिमम। ठीक है, ये है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम पावर जो है निकाले और कौन ऐसा टाइम होगा जिसके लिए पावर मैक्सिमम होगा, ये चाहते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या है हमारा किसी भी टाइम टी पे पावर, तो पावर का एक्सप्रेशन है हमारे पास ई स्क्वायर बाई आर, कोई भी टाइम टी पे, इंटू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, और माइनस ई के पावर माइनस टू टी बाई आर सी। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आराम से समझिएगा, आराम से, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, पावर जो है दिस पावर इज़ फंक्शन ऑफ टाइम, पावर इज़ फंक्शन ऑफ टाइम। और अगर कोई y फंक्शन होता है, y जो है एक x का फंक्शन होता है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, जीरो, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में ये फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल होता है, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको जीरो के बराबर करते हैं, उससे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं x। तो उसी तरह पावर जो है फंक्शन है t का, तो पावर का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि डी बाई डी टी इक्वल टू कितना करेंगे, जीरो। तो कीजिए, ई स्क्वायर बाई आर कॉन्स्टेंट है आपका, ई के पावर का डिफ्रेंसिएशन वही होगा माइनस टी बाई आर सी, लेकिन अंदर वाला चैन रूल से होगा माइनस वन बाई आर सी, माइनस ई के पावर माइनस टू टी बाई आर सी का, तो ई के पावर माइनस टू टी बाई आर सी का डेरिवेटिव कितना होगा, यहाँ पे अगर वाई जो है फंक्शन है एक्स का, तो वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना करना है, जीरो के बराबर करना है, माइनस ई के पावर माइनस टू टी बाई आर सी का डिफ्रेंसिएशन वही होगा, ई का पावर एक्स ही, लेकिन चैन रूल से अंदर वाला का माइनस टू बाई कितना होगा, आर सी होगा। ठीक है, ऐसे इक्वल टू कितना, जीरो। तो यहाँ पर अगर इसको जीरो के बराबर करेंगे, ई स्क्वायर बाई आर कॉन्स्टेंट है, जीरो से डिवाइड होगा तो जीरो हो जाएगा, टी हो जाएगा कितना, माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी और बाई आर सी, और माइनस माइनस प्लस टू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी अपॉन आर सी इक्वल टू कितना, जीरो। तो यहाँ से आप आर सी नीचे कट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप पावर में दो है, सॉरी पावर में आपका यहाँ पे दो है, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास कितना,
तो 2 इंटू ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, 2t बाई आर सी सॉरी, बराबर ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ई का पावर माइनस टी बाई आर सी अपॉन ई का पावर माइनस 2t बाई आर सी। तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ई का पावर माइनस और प्लस, मैंने कितना हो जाएगा टी बाई आर सी हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला जो पावर है ऊपर जाके ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा ई का पावर टी बाई आर सी। अब दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो ln2 बराबर ln ई का पावर टी बाई आर सी। टी बाई आर सी पहले आ जाएगा, लॉन ई होता है 1, तो ln 2 बराबर हो जाएगा टी बाई आर सी ln ई। ln ई कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे t का वैल्यू आ गया मेरे पास, t का वैल्यू आर सी लॉन 2, आर सी लॉन 2। ये वो टाइम है जिसके लिए पावर कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। या इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ लॉन 2, आर सी को टाउ भी लिख लेते हैं। तो ये समय है जिसके लिए पावर कैसा होगा, ऑफकोर्स मैक्सिमम होगा। तो टी का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना, टी का वैल्यू आ गया आर सी लॉग 2। ठीक है, ये वो टाइम है जिसके लिए पावर कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। क्या मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू जो है आप इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर, जो मैक्सिमम पावर ई वाला, इसके अंदर हम टी का वैल्यू रखेंगे। तो अगेन मैक्सिमम पावर अगर निकालना है तो 4 मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला है हमारे पास कितना, ई स्क्वायर बाई आर इंटू ई का पावर माइनस 2t बाई ई स्क्वायर का पावर माइनस टी बाई आर सी माइनस ई का पावर माइनस 2t अपॉन आर सी। तो पावर आ जाएगा मेरे पास ई स्क्वायर बाई आर इंटू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस आर सी लॉन 2 बाई 2 सॉरी बाई आर सी और माइनस ई का पावर माइनस 2t बाई आर सी। तो माइनस 2t की जगह पे आर सी लॉन 2 बाई आर सी। ठीक है, आर सी कट गया और यहाँ पे p इज इक्वल टू हो जाएगा ई स्क्वायर बाई आर इंटू आर सी कट जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ई का पावर माइनस लॉन 2 जो होगा, ये माइनस के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर पावर को अगर ऊपर चढ़ाएं ऐसे तो -1 हो जाएगा। और ए वाला जो है ई और ln कट जाएगा बेस में, तो बचेगा 1/2। उसी तरह ई का पावर जो है -2 लॉन 2 है, तो ई लगभग 1/4 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। तो पावर हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 1/2 माइनस 1/4 अगेन कम्स आउट टू बी 1/4, तो 1/4 आर। तो मैक्सिमम पावर आएगा, दिस इज मैक्सिमम पावर, दिस इज ई स्क्वायर बाई 4r। तो यहाँ पे वो टाइम है आर सी लॉन 2 जिसके लिए पावर कैसा होगा, मैक्सिमम, और दिस विल बी कम्स आउट टू बी ई स्क्वायर बाई 4r। ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो पहले जो है टाइम बढ़ेगा तो पहले कैपेसिटर के क्रॉस लगातार पावर बढ़ेगा, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जिसके लिए पावर सबसे क्रॉस ज़्यादा होगा। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटर के क्रॉस पावर घटेगा, और घटते घटते t10 पे पावर कितना हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये था पावर का वेरिएशन कैपेसिटर के क्रॉस। ठीक है ना, चलिए, तो ये था हमारा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जिसमें हम आपको बढ़िया तरीके से सब कुछ सिखा दिए। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं। सवाल है हमारा, सवाल है कि यहाँ पर एक इस तरह का रजिस्टर है और यहाँ पर एक कैपेसिटर है। ठीक है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लिख लीजिए और यहाँ पर एक बैटरी लिख लीजिए, और यहाँ पर एक रजिस्टर लिख लीजिए। ठीक है ना, ये कोई भी टाइम t पे पूछ रहे हैं। कैपेसिटेंस जो है इसका वो दिया हुआ है 2 माइक्रोफराड, और बैटरी का ईएमएफ जो है 100 वोल्ट दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है, वो एट एनी टाइम t। पहला सवाल, फाइंड टाइम कांस्टेंट। पहला सवाल है टाइम कांस्टेंट फाइंड करो। दूसरा सवाल है फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। एट एनी टाइम t। तीसरा सवाल है फाइंड करेंट इन द सर्किट
एट एनी टाइम टी। फोर्थ सवाल है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड रजिस्टर एट एनी टाइम टी। कोई भी टाइम टी पे कैपेसिटर के क्रॉस और रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो चलिए आराम से वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, बहुत आसान सवाल हम दिए हैं। चलिए हम बताते हैं। फर्स्ट सवाल है फाइंड टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट बहुत आसान है, टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला था टाउ इक्वल टू आर इंटू सी। रजिस्टर है आपका 10 ओम इंटू सी कितना है, ऑफकोर्स सी है 2 माइक्रो फराड। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 दूना 20 सेकेंड आएगा। टाइम कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड था तो 20 माइक्रो सेकेंड आएगा। 20 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड मतलब बहुत कम, ठीक है। तो 20 गुने 10 का पावर माइनस 6 सेकेंड आएगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 10 का पावर माइनस 5 सेकेंड, ठीक है। ये आ गया। सेकेंड सवाल है हमारा कि फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। ऑल राइट, तो बताइए कि चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होता है। क्यू किसी भी टाइम पे बराबर क्यू नोट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, ये होता है। तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट। किसी भी मैक्सिमम चार्ज कितना होगा कैपेसिटर के क्रॉस, मैक्सिमम चार्ज होता है ई इंटू सी इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। चलिए पुट कीजिए इसमें ई सी। ई बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 100 इंटू सी कितना है, तो सी है आपका 2, ठीक है 2 इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी। कोई भी टाइम टी वे पूछ रहा है और टाउ की जगह पे 2 गुने 10 का पावर माइनस 5। ये हो गया आपका माइक्रो कूलम आंसर, ठीक है 200। तो आंसर आ जाएगा 200 इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई 2 गुने 10 का पावर माइनस 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये आ गया। थर्ड सवाल है हमारा कि फाइंड करेंट इन द सर्किट एट एनी टाइम टी। करेंट बताना है, तो करेंट का वैल्यू होता है आई बराबर आई नो, आई बराबर ई बाई आर इंटू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। या इसको भी आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कोई भी टाइम टी पे आएगा करेंट। तो ई है आपका 100, रेजिस्टेंस है 10, ठीक है। ई का पावर माइनस टी के वैल्यू माइनस टी ही होगा और आर सी टाउ के बराबर होता है, तो 2 गुने 10 का पावर माइनस 5, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। तो कितना आ गया 10 इंटू ई के पावर माइनस टी बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 एम्पियर, ठीक है। थर्ड सवाल बन गया। फोर्थ सवाल है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड रजिस्टर। बता देंगे। फोर्थ सवाल है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बताइए। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बाई सी। क्यू कितना है कोई भी टाइम टी पे, तो आप निकाल चुके हैं 200 इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई 2 गुने 10 का पावर माइनस 5 माइक्रो कूलम अपॉन सी आपका 2 माइक्रो फराड। माइक्रो कैंसिल हो गया, कूलम पर फराड होता है वोल्ट। 100 इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई 2 गुने 10 का पावर माइनस 5 वोल्ट्स, ठीक है। इतना आ गया। उसी तरह 5 नंबर है कि रजिस्टर के क्रॉस बताइए वोल्टेज। तो रजिस्टर के क्रॉस होगा कितना, रजिस्टर के क्रॉस होगा कितना आई इंटू आर। कोई भी टाइम टी पे करेंट बताइए। तो करेंट है आपका 10 इंटू ई का पावर माइनस टी बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू आर है आपका 10। तो 10 10 जा 100 ई का पावर माइनस टी बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वोल्ट्स, ठीक है। ऐसे अगर आप ए वाला और ए वाला जोड़िएगा तो ऑफकोर्स रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो कम्स आउट टू बी बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। यही बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिला प्लस इसको मिला, आप ऐड कीजिएगा आंसर वही आएगा। ऐड करके देख लीजिए 100 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। चलिए यही सवाल था हमारा। चलिए एक और सवाल करते हैं। सवाल है हमारा, देखिए कि यहाँ पर ऐसे रजिस्टर है, ये हमारा कैपेसिटर है, यहाँ पर हमारा एक रजिस्टर है और एक और रजिस्टर है
एक बैटरी है, इसका EMF, एक कैपेसिटर है C, और ये कैपेसिटर जो है इनिशियली अनचार्ज था, ठीक है। रजिस्टर R है और बैटरी का EMF E है, ठीक है। स्विच ऑन है, आराम से कोई भी टाइम t पे बताना है, एट एनी टाइम t। पहले कोई भी टाइम t बीत गया है इसे लिख लीजिए, एट कोई भी टाइम t बीत गया है इसे। सवाल है कि एट एनी टाइम t फाइन। फर्स्ट नंबर सवाल है चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है। और सेकेंड सवाल है कि करेंट थ्रू द कैपेसिटर के थ्रू कितना करंट है ये बताइए। तो ये आपका 2 सवाल है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं। सवाल थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें जो है आपको फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर से सोचना पड़ेगा, सारा सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा। तो समझिए सबसे पहले कि यहाँ पर अगर हम एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएं सबसे पहले दोनों लूप के अंदर, तो यहाँ से कुछ करंट जाएगा I, पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कुछ करंट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, लेट्स I1, और बाकी जो करंट बचाएगा I माइनस I1 वो किसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू, I माइनस I1, ठीक है। और यहाँ पर करंट I1 जाएगा ऐसे, और इस I1 जाने की वजह से इस पर चार्ज आएगा छोटा छोटा dq, जिसकी वजह से लगातार इस पर कुछ चार्ज आएगा q, इस पर आएगा माइनस q, ठीक है। उसी तरह इधर से करंट निकलेगा I1 और I माइनस I1 मिल के फिर से बन जाएगा I। ये कर लिया। अब क्या करना है कि वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है 2 लूप के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा आप, पहले लिखिएगा ये कि ये जो I1 है वो क्या कर रहा है, कैपेसिटर पे चार्ज के बढ़ाने की रेट है, ठीक है। I1 जो है कैपेसिटर पे चार्ज के बढ़ाने की रेट है। तो दिस I1 कैन बी रिटन एज dq बाई dt, ठीक है। इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। आपको 2 लूप दिख रहा होगा, एक लूप ए वाला, ठीक है, और एक लूप ए वाला। 2 लूप में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। तो चलिए इन लूप फर्स्ट में चलते हैं, KVL लगाइए, KVL इन लूप फर्स्ट। तो चलिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं पे। तो इधर से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा I1 इंटू आर। रजिस्टर में करंट के डायरेक्शन में जाते हैं जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है I इंटू आर, तो I1 इंटू आर हो गया। यहाँ पर तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस Q, और इस प्लेट पे चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस C माइनस, चलते गए और हम जा रहे हैं इधर और रजिस्टर के अपोजिट जा रहे हैं। रजिस्टर में करंट के अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल गेन होता है कितना, I इंटू आर, तो I माइनस I1 इंटू आर, ठीक है। और फिर से वहीं पहुँच गए इक्वल टू कितना, 0। ये आ गया मेरे पास। तो माइनस I1R और माइनस Q बाई C और प्लस IR और माइनस I1R बराबर 0। तो यहाँ से I इंटू आर माइनस Q बाई C बराबर 2I1R आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम कैपेसिटर पे चार्ज निकालना चाहते हैं तो हम I1 में ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि I1 के अंदर ही dq बाई dt है, और यहाँ पे प्लस लिखेंगे क्योंकि यही I1 वह रेट है जिससे लगातार कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है टाइम के साथ। फिर लूप सेकंड में चलेंगे तो इन लूप सेकंड में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, तो वही तरीका है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड ए क्लोज लूप विल बी 0। तो यहाँ पे टोटल सम कीजिए तो लोअर इंड से हायर इंड की तरफ जाएंगे, इधर तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो लिखेंगे E। फिर इधर जाएंगे पोटेंशियल घटेगा कितना, I इंटू आर रजिस्टर में। फिर हम जा रहे हैं इधर की तरफ, पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना, I माइनस I1 इंटू आर बराबर कितना, 0। अब कोई नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास कितना, हो जाएगा E माइनस आई आर, ये आ गया मेरे पास, और माइनस आई आर
और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस I1R बराबर 0। तो E प्लस I1R अपॉन 2 बराबर I इंटू आर। ये आ गया मेरे पास I इंटू आर का वैल्यू। यहाँ से माइनस आई आर माइनस माइनस 2IR, उधर जाएगा तो प्लस 2IR, 2 से डिवाइड कर देंगे, E प्लस I1 बार बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया। और इस IR का वैल्यू जो उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। इक्वेशन इसको सेकेंड मान लीजिए और इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, ठीक है। तो इस I1R का वैल्यू यहाँ पे रख देना है बस। तो यहाँ पे हमारे पास I1R का वैल्यू जैसे ही आप रखिएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा IR का वैल्यू। तो E प्लस I1R बाई 2 माइनस Q बाई C बराबर 2I1R, ठीक है। तो यहाँ पे E प्लस I1R बाई 2 माइनस 2I1R बराबर Q बाई C, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन भी आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा बढ़िया से, ठीक है ना। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए इसमें कैलकुलेशन में। और Q बाई C माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। बाकी सब सही है। 2 2 जा 4I1R, तो E माइनस 3I1R बाई 2 बराबर Q बाई C। तो यहाँ से E माइनस 3I1R बराबर 2Q अपॉन कितना C, 2Q अपॉन C। तो E को उधर भेजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा E माइनस 2Q बाई C बराबर 3I1R। तो यहाँ से 3R से डिवाइड कीजिए तो आपके पास आ गया मेरे पास करंट I1 का वैल्यू, वो आ गया मेरे पास कितना। तो ये हो गया EC माइनस 2Q बाई कितना 3C, ये आ गया I1 का वैल्यू, ठीक है ना। 3RC ये आ गया I1। और ये जो I1 है वो क्या करेगा, I1 चार्ज को लगातार बढ़ाएगा प्लेट पे। तो दिस I1 कैन बी रिटन एज प्लस dQ बाई dt बराबर EC माइनस 2Q अपॉन कितना 3RC। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के लिए आपको चार्ज को एक तरफ लाना पड़ेगा। तो dQ बाई EC माइनस 2Q बराबर dt अपॉन 3RC। दो तरफ इंटीग्रेट कीजिए। बताइए जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर बिल्कुल अनचार्ज था, हम आपको पहले ही लिखवा दिए हैं। टाइम मान लीजिए कोई t हो गया तो कैपेसिटर पे चार्ज आ गया q। इसका इंटीग्रेशन आपको पहले से भी बता चुके, ln x प्लस b होता है, तो EC माइनस 2Q। बस चार्ज का जो कोफिशिएंट है 2, उससे क्या करना पड़ेगा हमको डिवाइड करना पड़ेगा -2 बराबर dt का इंटीग्रेशन t बाई 3RC। अपर लिमिट डालेंगे तो t ही आएगा, 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 से लेके q तक ये आ गया। -2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपर लिमिट डालिए तो ln EC माइनस 2Q माइनस ln 0 डालिएगा तो आएगा EC बराबर -2t बाई 3RC, ठीक है। ऐसे तो log m/n हो जाएगा। तो EC माइनस 2Q बाई EC बराबर -2t बाई 3RC। तो यहाँ पे E का पावर समथिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा बताइए। यहाँ पर हो जाएगा आपको log हटाइए और E के पावर में चढ़ाइए उसका। तो EC बाई EC 1 माइनस 2Q बाई EC बराबर E का पावर -2t बाई 3RC। तो यहाँ पे Q का वैल्यू आ जाएगा EC बाई 2 इंटू 1 माइनस E का पावर -2t बाई 3RC, ठीक है। ये आ गया मेरे पास कैपेसिटर पे चार्ज। कोई भी टाइम t पे कैपेसिटर पे चार्ज आ गया EC बाई 2 इंटू 1 माइनस E के पावर -2t बाई 3RC। कोई भी टाइम t पे कैपेसिटर पे चार्ज आ गया, ठीक है। ये था सवाल हमारा। करंट निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो I बराबर हो जाएगा dQ बाई dt। I1 बराबर, यही तो I1 क्या है बताना है कि करेंट थ्रू द कैपेसिटर के थ्रू करंट कितना है I1 है। तो ये हो जाएगा मेरे पास I1 dQ बाई dt हो जाएगा। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आएगा मेरे पास कितना, तो माइनस EC बाई 2 इंटू E के पावर -2t बाई 3RC इंटू E के पावर -2t बाई RC का इंटीग्रेशन होगा -2 बाई 3RC। यहाँ से C कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आएगा E बाई 3R इंटू E के पावर -2t बाई 3RC। ये आगे मेरे पास करें कोई भी टाइम t पे। यही सवाल था, ठीक है। सवाल थोड़ा सा टफ था लेकिन समझ में आ गया होगा। चलिए
देखिए इस तरह का अगर सवाल आए तो इसको बनाने का एक जुगाड़ भी होता है, शॉर्टकट भी है, एक जुगाड़ भी है। जुगाड़ क्या है समझिएगा। जुगाड़ है कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो चार्ज है q, कोई भी टाइम t पे लिखना है अगर आपको, q इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है q, ठीक है। ये चार्ज लिखना है q नॉट, ये लिखना है चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टडी स्टेट, ठीक है, स्टडी स्टेट पे इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई, यहाँ पे r इंटू सी लिखना है, तो r की जगह पे r इक्विवेलेंट लिखना है इंटू सी। लेकिन r इक्विवेलेंट लिखते समय आपको एक ध्यान देना है कि जो r इक्विवेलेंट लिखना है वो एक्रॉस कैपेसिटर लिखना है, एक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है ना, एक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के क्रॉस लिखना है। जैसे यहाँ पर इस सवाल को हम सॉल्व करके दिखाते हैं, क्लियर हुआ ना, कैपेसिटर के क्रॉस r इक्विवेलेंट आपको लिखना है, ठीक है, बस, और कुछ नया चीज़ नहीं है इसमें। तो अगर यही सवाल को अगर हम इस तरीके से जुगाड़ से सॉल्व करें तो ये हमारा कैपेसिटर है, ये हो गया हमारा रजिस्टर हो गया, ये हो गया हमारा कैपेसिटर, और इसके नीचे एक और रजिस्टर लगल है ऐसे R, और ये हो गया मेरे पास एक रजिस्टर, और ये हो गया हमारा बैटरी, ठीक है, बैटरी का EMF E दिया है, रजिस्टर R, कैपेसिटेंस C। तो हमको बताना है कि चार्ज एट स्टडी स्टेट Q नॉट, ये निकालिए। तो स्टडी स्टेट पे आपको पहले से ही पता है कि स्टडी स्टेट पे दिस इज बिहेविंग लाइक ए ब्रोकन वायर, ब्रोकन वायर, तो सारा का सारा जो करंट जाएगा इसे वो इधर से ही निकल जाएगा, आई करंट तो ऊपर जाएगा ही नहीं, करंट ऊपर सर्किट के अंदर कितना होगा, 0 स्टडी स्टेट में। स्टडी स्टेट में सर्किट कैपेसिटर के क्रॉस कोई करंट नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए कि कोई भी करंट नहीं होगा, तो अगर हम करंट का वैल्यू पूछें, करंट का वैल्यू, चार्ज लिखने के लिए सबसे पहले कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो चार्ज लिखने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए कितना है, तो उसके लिए करंट लिखना पड़ेगा। तो करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा V बाई R इक्विवेलेंट। डेल्टा V कितना है, डेल्टा V आपका E अपॉन R इक्विवेलेंट R/2R, ये आ गया। तो अगर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखिएगा, सॉरी इस रजिस्टर के क्रॉस, तो रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पर हो गया कितना, यहाँ पर अगर आप 0 लिखेगा तो यहाँ पे कितना 0, फिर यहाँ पे समझिए, यहाँ पर EMF E नहीं E नहीं, इधर की तरफ जाएंगे तो घट जाएगा पोटेंशियल कितना, E में से I इंटू R घट जाएगा, मैंने E/2 घट जाएगा, तो बचेगा E/2। यहाँ का भी पोटेंशियल E/2, ठीक है, थोड़ा फास्ट करना है। अब इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E/2 आ गया, यहाँ भी E/2, यहाँ भी कितना E/2, और यहाँ भी कितना 0। तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया E/2। तो चार्ज पता चल जाएगा कैपेसिटर पे स्टडी स्टेट पे, Q बराबर क्या होता है, C इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा V, या यहाँ पे Q बराबर C इक्विवेलेंट C है, और डेल्टा भी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के क्रॉस E/2, तो EC/2। तो कैपेसिटर पे जो Q नोट का वैल्यू आया वो कितना आया, EC/2 आया। अच्छा, फिर निकालना है हमको R इक्विवेलेंट किसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस, इसके क्रॉस निकालना है। तो ये हमारा 2 को पॉइंट है, टर्मिनल है, ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, ठीक है। इसके लिए तो देखिए ER और AR, ये किस में लगा हुआ है, R/R, AR और AR जो है सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, R/R, ठीक है ना, सीरीज में लगा हुआ है। देखें अगर यहाँ का पोटेंशियल जो है अगर x है, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर x है, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल E/2, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल भी E/2। अच्छा ER किस में लगा हुआ है, पैरेलल में, तो R/R कितना हो गया, R/2 पैरेलल में, फिर R किससे है, सीरीज में, R और R जो E दोनों जो है पैरेलल में लगा है, तो R/R हो गया R/2, और प्लस AR जो है सीरीज में लगा हुआ है, तो उसके साथ तो कितना हो जाएगा, R सीरीज में होता है, R इक्विवेलेंट कितना, R इक्विवेलेंट होता है R/2 प्लस R सीरीज में ऐड हो जाता है, तो कितना हो गया 3R/2। चलिए तो अगर हम पुट करेंगे तो Q इक्वल टू क्या है, Q नोट इंटू 1 माइनस E के पावर माइनस T बाई R इक्विवेलेंट इंटू C, चार्ज एट स्टडी स्टेट। चलिए पुट कीजिए, तो Q नोट की जगह पे EC/2 इंटू 1 माइनस E के पावर T, R इक्विवेलेंट लिखिएगा कितना 3R/2 इंटू C, 2 पर चल जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा आंसर EC/2 1 E का पावर माइनस 2T/3RC, ठीक है, यही आंसर आया था, देख लीजिए ऊपर, ठीक है, देखिए यही आंसर है।
तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल करते हैं, इस पे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे। सवाल है हमारा, देखिए कि यहाँ पर इस तरह का एक बैटरी है, यहाँ पे ऐसे EMF E है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ऐसे यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है, ऐसे यहाँ पर भी कैपेसिटर है। जब टाइम यहाँ पे 0 था तो ये वाला कैपेसिटर जो है अनचार्ज था, शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था कैपेसिटर पे, इस पे, ठीक है। तो इनिशियली दिस कैपेसिटर इज अनचार्ज, इनिशियली अनचार्ज था। लेकिन जब ये टाइम 0 था तो इस वाले प्लेट पे चार्ज था -2 EC और इस पे चार्ज था 2 EC, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर चार्ज था, ये वाला कैपेसिटर जो है चार्ज था, इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C दिया था, ठीक है। ये चार्ज था कैपेसिटर, ठीक है, ऐसे था। सवाल है कि कोई भी टाइम t पे जो है एट एनी टाइम t, ठीक है ना। इस पे एक रजिस्टर लगा दीजिए, यहाँ पे रजिस्टर आ रहे हैं। एट एनी टाइम t फाइंड करंट इन द सर्किट, ठीक है, सर्किट के अंदर करंट बताइए। तो इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये फार्मूला तब लगाना है ये वाला जब चार्ज कैपेसिटर जो है इनिशियली अनचार्ज हो, कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज, ठीक है। ये फार्मूला तब लगाइएगा जब कैपेसिटर जो है इनिशियली क्या रहे, अनचार्ज रहे। तो इसमें तो कैपेसिटर जो है एक चार्ज है, तो इसमें फार्मूला नहीं लगेगा, आपको लॉजिक से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको फार्मूला से ही बनाना पड़ेगा, बिना फार्मूला के बनाना पड़ेगा, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा आपको सर्किट को। तो कोई भी टाइम t पे क्या होगा कि कोई भी टाइम t पे कि एट एनी टाइम t इस प्लेट पे चार्ज आएगा +Q, इस प्लेट पे जाएगा -Q। जितना प्लेट पे चार्ज यहाँ से निकला है उतना ही इस पे आएगा, तो यहाँ पे +Q, यहाँ पे -Q, ठीक है, ऐसे। अब अगर आप किसी भी टाइम t पे इसके अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज कीजिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL, तो कितना होगा, लोअर इंड से हायर इंड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, माइनस करंट होगा कोई भी टाइम t पे I होगा। लेकिन टाइम के साथ एक करंट घटेगा, क्योंकि जिस सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा रहता है उस सर्किट के अंदर टाइम के साथ करंट घटता है। यहाँ पर होगा I × R, अब माइनस यहाँ पर होगा Q/C, और यहाँ पर होगा कितना, यहाँ पर होगा कितना, इस प्लेट पे चार्ज, इस प्लेट पे चार्ज है -2 EC अपॉन कैपेसिटेंस E, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू अलजेब्रिक सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो C से C कट गया और हमारे पास आ गया 3 IR -Q/C बराबर 0। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 3 -Q/C बराबर I × R। तो करंट का वैल्यू आ गया मेरे पास 3 EC -Q/RC, ये आ गया करंट का वैल्यू। अभी जो करंट है लगातार कैपेसिटर पे चार्ज वो क्या कर रहा है, dq चार्ज प्रोवाइड करेगा, जैसे ये वाला कैपेसिटर चार्ज होगा तो करंट जो है इस कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ा रहा है। सो दिस करंट I कैन बी रिटन एज +dq/dt बराबर 3 EC -Q/ कितना RC। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है थोड़ा, और कोई बड़ा बात नहीं है। तो dq/3 EC -Q बराबर dt यहाँ पर आएगा अपॉन कितना RC। दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन। बताइए जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज 0 था। कोई भी टाइम t हो गया तो कैपेसिटर पे चार्ज हो गया, मान लीजिए। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप पहले से ही जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ 3 EC -Q, ठीक है, बाई कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -1 बराबर T/RC हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से लेके Q तक। तो ln ऑफ 3 EC -Q बाई
माइनस टी बाई आर सी, कहाँ से कहाँ तक, ऑफकोर्स जीरो से लेकर क्यू तक। तो यहाँ पर हो जाएगा एल एन ऑफ 3 EC माइनस क्यू और माइनस लॉन ऑफ 3 EC और बराबर कितना हो जाएगा, माइनस टी बाई आर सी। टी लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा, तो लॉन 3 EC माइनस क्यू अपॉन 3 EC बराबर माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3 EC बाई 3 EC 1 माइनस क्यू बाई 3 EC बराबर ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, बाकी सब चलिए, बाकी सब सही है ना। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास कितना, Q का वैल्यू आ जाएगा 3 EC इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हो गया, कोई भी टाइम टी पे चार्ज आ गया। हमको तो करेंट बताना था, करेंट बताना था तो कोई बात नहीं, करेंट बताना तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू, दिस आई कैन बी रिटन एज डी क्यू बाई डी टी प्लस में, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। 3 EC तो माइनस में होगा पहले, इसको 3 EC का डेरिवेटिव 1 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो 3 EC यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 EC और ई का पावर समथिंग का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन वही होता है माइनस टी बाई आर सी, लेकिन अंदर वाला का चैन रूल से करेंगे तो माइनस 1 बाई आर सी आएगा। बताइए, सी कट गया और करेंट का वैल्यू आ गया 3 E बाई आर, ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, कोई भी टाइम टी पे करेंट आ गया मेरे पास, समझ गया ना। चलिए, तो ये था हमारा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जिसमें हम सारा चीज़ आपको बढ़िया तरीके से सिखा दिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, अब पढ़ेंगे हम लोग कि कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए, पहले हम क्या करेंगे कि पहले कैपेसिटर को बिल्कुल पूरी तरह चार्ज करेंगे। चार्ज कैसे करेंगे आपको पता चल गया होगा। तो ये जो है कैपेसिटर लगा दिए यहाँ पर ऐसे, और ये हमारा कैपेसिटर जो है बिल्कुल पूरी तरह चार्ज है, इस पर प्लस क्यू नोट और इस पर माइनस क्यू नोट, बिल्कुल फुली चार्ज है। कैपेसिटर इज फुली चार्ज, फुली चार्ज मैंने कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह क्या है, चार्ज है। कैपेसिटर का एनर्जी भी होगा इसके अंदर, एनर्जी कितना होगा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी अगर निकालना है आपको तो एनर्जी होगा इनिशियली कितना, ये t इक्वल टू 0 पे कहानी है, यहाँ से आप काउंट करेंगे टाइम, तो 1/2 या ऐसे लिख दीजिए, कैपेसिटर पे चार्ज है आपका Q नोट का स्क्वायर बाई कितना है 2C, इतना एनर्जी स्टोर है शुरुआत में। अब हम क्या करेंगे कि इस कैपेसिटर को एक रजिस्टर के थ्रू जोड़ देंगे इसे। ठीक है, एक रजिस्टर के थ्रू जोड़ देंगे। इस कैपेसिटर को क्या किए हम, एक रजिस्टर के थ्रू ऐसे जोड़ दिए। अब आपको पता है कि इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। ठीक है, और जैसे ही आप रजिस्टर के थ्रू जोड़िएगा तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पर हायर, यहाँ पर लोअर। ठीक है, तो लगातार जो है इस चार्ज से इलेक्ट्रॉन जो है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के क्या होंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, यहाँ से चार्ज निकलेगा। ऐसा लग रहा है कि इस कैपेसिटर के प्लस प्लेट को एक माइनस के साथ जोड़ दिया है कंडक्टिंग वायर से, जिसका रेजिस्टेंस R है, ऐसा लग रहा है इसमें। तो ऐसा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। आपको पहले से ही पता है कि कैपेसिटर को अगर वायर से जोड़ देते हैं, शॉर्ट सर्किट करवा दिए, तो इस वाले प्लेट पे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जाएंगे और इस चार्ज पे प्लेट पे घटाएंगे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज घटेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी घटेगी। लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहाँ जाएगा, तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है जिसकी वजह से करंट फ्लो हुआ, वो किसके थ्रू फ्लो हुआ, रजिस्टर के थ्रू फ्लो हुआ। तो लगातार रजिस्टर के थ्रू जो है ऐसे हीट के रूप में वो एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये t इक्वल टू 0 पे कहानी था। ठीक है ना। अब t कोई भी टाइम t पे क्या होगा सिचुएशन कि इस कैपेसिटर पे चार्ज कुछ घट जाएगा। ठीक है, उस कैपेसिटर पे चार्ज लगातार घटते, t इक्वल टू 0 इन्फिनिटी पे करंट कितना है, 0 है। t इक्वल टू 0 पे करंट कितना है, 0। कोई भी टाइम t पे क्या होगा कि ये रजिस्टर है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। कोई भी टाइम t पे क्या होगा,
इस कैपेसिटर पे चार्ज घट गया, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, ठीक है। कैपेसिटेंस सी दिया गया है। अब बताइए यहाँ पे कि कोई भी टाइम टी पे कुछ करंट भी आएगा इधर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उठ के इधर जाएंगे तो इस प्लस चार्ज को घटाएंगे लगातार, ये माइनस चार्ज को लगातार घटाएंगे, तो कुछ करंट भी आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे करंट भी आएगा। एक काम कीजिए, यहाँ पर आप इस कैपेसिटर के अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए, इस लूप के अंदर ऐसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करेंगे अगर हम, तो लोअर इंड से हायर इंड की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, लोअर इंड बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस के तरफ करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, कितना, I/R। फिर इधर से इधर जाएंगे तो इस प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू अपॉन कैपेसिटेंस कितना, q/c बराबर कितना, 0। तो यहाँ पर डायरेक्टली आ गया मेरे पास I/R बराबर माइनस में बराबर कितना, माइनस में से प्लस q/c, तो q/c हो गया प्लस में। तो यहाँ पे I का वैल्यू आ गया q/RC, ठीक है। करंट आ गया कोई भी टाइम टी पे, और लगातार जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए कि इस करंट को आप ऐसे लिखेगा कि I = dq/dt, प्लस में कि माइनस में, ऑफकोर्स माइनस में, क्योंकि लगातार ये जो करंट है ये I कैपेसिटर से चार्ज को निकाल रहा है, तो इस लगातार टाइम के साथ घटेगा तो माइनस dq/dt बराबर q/RC। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो माइनस dq/q बराबर dt/RC। इसको इंटीग्रेट कीजिए। जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज था Q0, कोई भी टाइम t हो गया तो कैपेसिटर पे चार्ज हो गया लेट्स Q। इसका इंटीग्रेशन आएगा ln Q, ये माइनस इधर लगा दीजिए, माइनस t/RC, कहाँ से कहाँ तक, Q0 से लेके Q तक। तो इसको इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ln ऑफ Q/Q0, ऐसे लिखिए पहले छोटा ln ऑफ Q माइनस ln ऑफ Q0 बराबर माइनस t/RC। तो ln ऑफ Q अपॉन Q0 m/n होता है बराबर t/RC। तो Q बराबर आ जाएगा Q0 इंटू e⁻ t/RC, ये आ गया। कोई भी टाइम t पे चार्ज आ गया, और आपको ये दिख रहा होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटर पे चार्ज लगातार घट रहा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, यहाँ पे घटना भी चाहिए। तो अगर आपके चार्ज और टाइम के बीच अगर कोई ग्राफ पूछ दे, तो जब टाइम 0 होगा तो कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज होगा, और कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज होगा तो चार्ज कितना होगा, Q0। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे e⁻ समथिंग घटेगा, और e⁻ समथिंग घटेगा तो ऑफकोर्स ये वाला घटते 0 हो जाएगा। तो t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कैपेसिटर का चार्ज 0 हो जाएगा। कोई भी टाइम t पे कैपेसिटर के क्रॉस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को लिखे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे तो U बराबर कितना होगा, कोई भी टाइम t पे, अभी लिखेंगे थोड़ा देरी में रुकिएगा। अगर हम आपसे पूछे कि 1 टाइम कांस्टेंट के बाद कितना होगा कैपेसिटर पे चार्ज, तो 1 टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर पे चार्ज होगा कितना, तो ये हो जाएगा कितना, Q0 e⁻⁻1, या ऐसे बोल सकते हैं 1 टाइम कांस्टेंट या 1RC लिख दीजिए इसको, Q = Q0 e⁻ t/τ भी लिख सकते हैं इसको, जहाँ टाउ टाइम कांस्टेंट बोलते थे, RC के बराबर है, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे E कितना हो जाएगा, Q0/E हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.37 Q0। 2 टाउ के बाद, तो 2 टाउ के बाद भी बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा Q0/A²। 3 टाउ के बाद, तो 3 टाउ के बाद भी अब लिख सकते हैं कितना होगा, Q0/EQ। और लगभग 5 टाइम कांस्टेंट के बाद जो है लगभग ट्रांजिएंट स्टेट आ जाता है, मैंने करंट टाइम बढ़ने के साथ करंट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाइम बढ़ाते जाइए चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये चार्ज का वेरिएशन आ गया मेरे पास। तो अब आपको दिख रहा होगा कि टाइम बढ़ने के साथ साथ कैपेसिटर पे चार्ज लगातार घट रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। चलिए अब बात है कि इसके अंदर करंट कैसे वेरी करेगा। तो करंट निकालने के लिए तो आपको dq/dt करना पड़ेगा। एक काम कीजिए, करंट उतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, Q²/2c, कोई भी टाइम t से। तो Q कितना है, तो आप बोलिएगा Q है आपका सर, Q है आपका e⁻I0 इंटू I0 बोल रहे हैं
क्यू नोट इंटू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, आई नोट इंटू क्यू नोट इंटू ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, उसका होल स्क्वायर बाई कितना 2c। क्या आ गया मेरे पास क्यू नोट स्क्वायर बाई 2c ई का पावर माइनस 2t बाई आर सी। तो ध्यान से देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो करंट के चार्ज के मुकाबले रैपिडली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, रैपिडली डिक्रीज कर रहा है। रैपिडली डिक्रीज करने का मतलब कि अगर हम आपसे पूछे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए, ठीक है, तो पहले शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा टाइम 0 पे, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्यू नोट स्क्वायर बाई 2c, टी यहाँ पे 0 रखेंगे तो टी इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी होगा क्यू नोट स्क्वायर बाई 2c, ई का पावर 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 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 कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और घटते 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 टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 0, ऐसे ऐसे टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ऐसे ऐसे 0 हो जाएगा। समझ गया ना, 0 हो जाएगा। इसको टच नहीं करवाइएगा, देखिए टच नहीं है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये पूरा का पूरा एनर्जी 0 हो गया टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि एनर्जी कैसे वेरी कर रहा है, वन टाइम कांस्टेंट में कितना होगा एनर्जी, तो वन टाइम कांस्टेंट में ई स्क्वायर टाइम्स घट जाएगा, ठीक है, ज़्यादा ही रैपिडली घट रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा क्यू नोट स्क्वायर बाई ई स्क्वायर इंटू कितना 2c, यहाँ पे 2 इंटू सी लगा दीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा रैपिडली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मोर रैपिडली वेरी, यहाँ पे मोर रैपिडली वेरी एज कंपेयर टू चार्ज ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पे जो चार्ज का वेरिएशन है उसके मुकाबले ज़्यादा रैपिडली वेरी कर रहा है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एनर्जी जो है लगातार टाइम के साथ बर्बाद होगा, तो वो एनर्जी जो है किसके थ्रू बर्बाद होगा, रजिस्टर के थ्रू। रजिस्टर के थ्रू हीट के रूप में लगातार टाइम के साथ डिक्रीज होगा, हीट के रूप में बर्बाद होगा। तो कोई भी टाइम टी पे अगर हम रजिस्टर के थ्रू पावर देखें, कोई भी टाइम टी पे रजिस्टर के थ्रू अगर पावर हम देखें, तो रजिस्टर के थ्रू पावर का फॉर्मूला होगा कितना, आई स्क्वायर आर, ठीक है। रजिस्टर के थ्रू पावर का फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर आर। अब देखिए ध्यान से, आई स्क्वायर आर होगा तो करेंट कितना होगा, तो करेंट होगा मेरे पास कितना, करेंट निकाल सकते हैं, करेंट कितना होगा, तो आई बराबर कितना है डी क्यू बाई डी टी, माइनस में तो माइनस ऑफ डी क्यू, क्यू कितना है, क्यू है आपका क्यू नोट इंटू ई के पावर माइनस टी बाई टाउ अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा क्यू नोट इंटू ई के पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू माइनस 1 बाई टाउ, पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्यू नोट बाई टाउ इंटू ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, ये आ गया करेंट। तो यहाँ पे रखिएगा तो आ जाएगा मेरे पास क्यू नोट स्क्वायर बाई टाउ स्क्वायर इंटू आर इंटू ई का पावर माइनस 2t बाई टाउ, ये आ गया। ये कोई भी टाइम टी पे रजिस्टर के क्रॉस पावर आ गया, तो पावर थ्रू रजिस्टर आ गया मेरे पास क्यू नोट स्क्वायर, क्यू नोट के जगह पे क्यू नोट स्क्वायर बाई टाउ स्क्वायर, टाउ आर सी के बराबर होता है, तो आर स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस 2t बाई टाउ। तो रजिस्टर के क्रॉस पावर आ गया मेरे पास क्यू नोट स्क्वायर बाई, एक आर से एक आर कट जाएगा, एक और छूट गया था, तो आर सी स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस 2t बाई टाउ, ये हो गया रजिस्टर के थ्रू पावर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अगर हम रजिस्टर के थ्रू पावर पूछे और उसका ग्राफ पूछे टाइम के साथ, तो रजिस्टर के थ्रू पावर और टाइम के बीच जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो वो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग। टाइम 0 होगा तो पावर होगा मेरे पास कितना, क्यू नोट स्क्वायर बाई आर सी स्क्वायर, कितना होगा आर सी स्क्वायर, ठीक है। और टाइम बढ़ेगा तो ऑफकोर्स पावर घटेगा 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 और घटते 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 टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा रजिस्टर के थ्रू, मैंने हीट लॉस। अगर आपको निकालना है कि हीट लॉस कितना होगा, तो एक काम कीजिए, आप ए वाला एरिया निकाल लीजिए, ठीक है, पावर और टाइम का छोटा सा ए वाला एरिया निकाल लीजिए, टी इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक एरिया निकाल लीजिए, आपका पावर सारा का सारा निकल जाएगा।
तो इसका एरिया जो होगा दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा पावर इंटू डी टी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। यही होगा हमारा हीट लॉस एरिया जो आएगा। ठीक है, तो अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो पावर इंटू डी टी, छोटा सा किसी भी टाइम टी पे पावर लिखिए, उसको डी टी से मल्टीप्लाई कीजिए और जीरो से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दीजिए, तो हीट आ जाएगा। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना है, क्यू नोट स्क्वायर बाई आर सी स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस टू टी बाई टाउ इंटू कितना, डी टी। तो ई पावर हो गया, वही डी टी हो गया, इंटीग्रेट कीजिए। तो क्यू नोट स्क्वायर बाई आर सी स्क्वायर, क्यू नोट स्क्वायर बाई आर सी स्क्वायर इंटू ई के पावर का समथिंग का इंटीग्रेशन वही होता है ई का पावर माइनस टू टी बाई टाउ। बस एक छोटा सा खाली काम करना है, माइनस टू बाई टाउ से डिवाइड करना है। कहाँ से कहाँ तक, ऑफकोर्स जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो एच बराबर क्यू नोट स्क्वायर बाई आर सी स्क्वायर इंटू टाउ चल जाएगा ऊपर और माइनस टू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक माइनस वन रहेगा नीचे। तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई का पावर माइनस जीरो, ई वन हो जाएगा, ई जीरो हो जाएगा, तो ई प्लस वन हो जाएगा। तो हमारे पास ध्यान से देखिए हीट आ गया मेरे पास, क्यू नोट स्क्वायर टाउ बाई टू आर सी स्क्वायर, या क्यू नोट स्क्वायर टाउ की जगह पे आर इंटू सी लिख देंगे अपॉन टू आर सी स्क्वायर। एक सी से एक सी कट गया, एक आर से एक आर कट गया और हमारे पास हीट लॉस आ गया क्यू नोट स्क्वायर बाई टू सी। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो है जो हीट लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू नोट स्क्वायर बाई टू सी। अब ध्यान से देखिए कि ये जो एनर्जी है उस शुरुआत में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था कैपेसिटर के एक्रॉस कैपेसिटर, वही है, रहना भी चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्योंकि ध्यान से देखिए कि ये जो शुरुआत में कैपेसिटर के पास जो एनर्जी था, क्योंकि कैपेसिटर बिल्कुल पूरी तरह चार्ज था तो उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कैपेसिटर पे चार्ज लगातार घटेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके थ्रू बर्बाद होगा, तो आप बोलिएगा ऑफकोर्स रजिस्टर के थ्रू बर्बाद होगा। तो रजिस्टर के थ्रू जो है टी इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कितना एनर्जी बर्बाद होगा, जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करके रखेगा वही एनर्जी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इतना एनर्जी जो है बर्बाद हो गया रजिस्टर के थ्रू। ठीक है, तो वही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए समझ गए ना। चलिए अगर कोई सवाल पूछे कि इसी में सवाल कोई बोल दे कि फाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक, फाइन हीट डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर इन टी इक्वल टू 1 टाउ टू टी इक्वल टू 2 टाउ, 1 टाउ से लेके 2 टाउ तक में कितना एनर्जी हीट जो है डिसिपेटेड हुआ ये बताइए। तो बता देंगे, यहाँ पर हो गया 1 टाउ, यहाँ पर हो गया 2 टाउ, तो 1 टाउ और 2 टाउ में कितना हीट लॉस हुआ ये बताइए। तो हीट लॉस निकालना है तो हमको बेसिकली ए वाला एनर्जी निकालना पड़ेगा, ए वाला। ठीक है, ए वाला एरिया निकालना पड़ेगा। ए अगर आप एरिया निकाल लिए तो ऑफकोर्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ए एरिया जो है आपको निकालना पड़ेगा, ए डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो पावर कोई भी टाइम टी पे इंटू डी टी, कोई भी टाइम टी पे पावर आपको पता है, उसको इंटीग्रेट कीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, हीट आ जाएगा, एच डैश। तो पी आर इंटू डी टी एच डैश, इंटीग्रेट कीजिए जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, नहीं जीरो से इन्फिनिटी तक तो टोटल पावर हो जाएगा। ठीक है, ये तो टोटल हीट डिसिपेटेड आ जाएगा। तो एच डैश निकालना है तो पी आर कोई भी टाइम टी पे पावर लिखिए, उसके अंदर छोटा सा मल्टीप्लाई कीजिए डी टी और उसको इंटीग्रेट कीजिए, कहाँ से कहाँ, 1 टाउ टू 2 टाउ। तो बताइए एच डैश इक्वल टू पी आर तो आपको पहले से ही पता है, कोई भी टाइम टी पे पावर कितना था, क्यू नोट स्क्वायर बाई आर सी स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस 2t बाई टाउ। ठीक है, इंटू कितना, डी टी, 1 टाउ टू 2 टाउ। तो यहाँ से एच डैश आ जाएगा मेरे पास, क्यू नोट स्क्वायर बाई आर सी स्क्वायर का कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, आर सी स्क्वायर है, ई का पावर का वही इंटीग्रेशन होगा माइनस 2t बाई टाउ। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके आपको 1 टाउ से 2 टाउ। लेकिन एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, टी के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -2 बाई टाउ से डिवाइड कर दिए। तो क्यू नोट स्क्वायर बाई आर सी स्क्वायर इंटू टाउ -2 हो जाएगा, इंटू ई का पावर -2 टाउ, 2 टाउ रखेंगे तो ई का पावर कितना हो जाएगा, -4 टाउ बाई टाउ, माइनस ई का पावर कितना हो जाएगा,
2 टाउ बाई टाउ हो जाएगा। तो यहाँ से टाउ टाउ कैंसिल, टाउ टाउ कैंसिल, और यहाँ पर एच डैश का वैल्यू आ गया मेरे पास क्यू नोट स्क्वायर बाई 2RC² इंटू टाउ की जगह पे RC। अभी जो माइनस है उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला माइनस साइन इसके साथ, तो ये वाला पहले हो जाएगा 1/a² और e का पावर 1/e⁴ बाद में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, एक R से एक R कट गया, यहाँ पे एक C से एक C कट गया, और एच डैश का वैल्यू आ गया मेरे पास क्यू नोट स्क्वायर बाई 2C इंटू 1/e² माइनस 1/e⁴ ये आ गया मेरे पास। तो इतना एनर्जी जो है, हीट जो है क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितना, 1 टाउ से लेके 2 टाउ तक। इस चीज़ को तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये जो 1 टाउ से लेके 2 टाउ तक जो एनर्जी लॉस हुआ, तो एक काम कीजिए, आप कैपेसिटर पे एनर्जी देख लीजिए 1 टाउ पे, ठीक है, और फिर कैपेसिटर पे एनर्जी देख लीजिए 2 टाउ पे। 1 टाउ पे एनर्जी देख लीजिए और फिर 2 टाउ पे देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं इसकी एक कैपेसिटर है ऐसे, ठीक है, और t = 1 सेकेंड पे इसके पास एनर्जी है 100 जूल, मान लीजिए 1 सेकेंड पे, और एक कैपेसिटर जो है वो 2 सेकेंड के बाद इसके पास जो एनर्जी है वो हो गया 50 जूल 2 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना एनर्जी लॉस हो गया ये बताइए। तो निकालने के लिए क्या करिएगा, इनिशियल में से फाइनल घटा दीजिए, 100 जूल में से 50 जूल, तो कितना आएगा, ऑफकोर्स 50 जूल आएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि एक काम कीजिए, आप 1 टाउ पे एनर्जी निकालिए और फिर 2 टाउ पे निकालिए। 1 टाउ में से 2 टाउ घटा दीजिए, क्योंकि शुरुआत में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ज़्यादा होगा कैपेसिटर पे, और 2 टाउ के बाद कम होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जो कम आया है वो क्या करेंगे, वो कितना कम हुआ है वही तो हीट के रूप में बाहर निकला है, तब वही काम कीजिए आप। तो एक काम करते हैं कि 1 टाउ पे जो है एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला आता है कितना, Q² / 2C, ये 1 टाउ पे, ठीक है, 1 टाउ ऐसे, या 1 टाउ लिख दिए, और माइनस कर देंगे हम, 1 टाउ पे निकालिए। तो Q कितना होता है, तो आप पहले से जानते हैं, Q नोट e⁻ T/टाउ मैंने 1 टाउ बाई 1 टाउ बाई कितना टाउ, ठीक है, 1 टाउ बाई टाउ, उसका होल स्क्वायर अपॉन कितना 2C। तो इतना एनर्जी है शुरुआत में 1 टाउ पे। दूसरा मेथड है ये, तो कितना हो जाएगा, Q नोट स्क्वायर बाई 2C e⁻, टाउ से टाउ कट गया, -2 आया, ये आ गया मेरे पास। फाइनल कितना है, तो फाइनल अगर आपको देखना है तो Q कितना पे, 2 टाउ पे अपॉन 2C, तो Q नोट e⁻-2 टाउ बाई टाउ, और उसका क्या करना है, होल स्क्वायर बाई ये ना 2C, टाउ से टाउ कट गया, और ये आ गया मेरे पास Q नोट स्क्वायर बाई 2C e⁻-4। अब हमको पता है कि ये वाला एनर्जी ज़्यादा है, ये वाला एनर्जी कम है, तो जो एनर्जी इसमें बीच में लॉस हुआ है वही तो हीट के रूप में बाहर निकला है। कैपेसिटर का जो एनर्जी लॉस हुआ वही तो हीट के रूप में रजिस्टर के थ्रू बाहर निकला है। तो ये वाला घटा दीजिए, तो वही हमारा H आ जाएगा, मैंने इनिशियल में से U फाइनल क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो Q नोट स्क्वायर बाई 2C e⁻-2 माइनस Q नोट स्क्वायर बाई 2C e⁻-4। तो Q नोट स्क्वायर बाई 2C कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 1/e² माइनस 1/e⁻4। तो सेम रिजल्ट जो है आप ऊपर भी देखिए और यहाँ भी देखिए, सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक जो है हम लोग पढ़ते आ रहे थे RC सर्किट के बारे में, सर्किट के जो भी सॉल्यूशन होते हैं, रजिस्टर कैपेसिटर अगर जुड़े रहे हैं तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक। तो हेडी लगाइए, कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक, कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक। कि डाई इलेक्ट्रिक के साथ जो है कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक जो है कैपेसिटर के बीच में हम लोग एयर देख रहे थे, एयर भरा हुआ था, लेकिन अगर कैपेसिटर के बीच में कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं, तो क्या होता है सिचुएशन, इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले थोड़ा सा हम डाई इलेक्ट्रिक के बारे में जान लेते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बढ़िया से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 मिनट तक आप देख सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है और डाई इलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन किस तरह से होता है, इसके बारे में। ठीक है ना, अगले दिन हम जो है बताएंगे आपको कि डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस कैसे बढ़ जाता है। ठीक है ना, कैपेसिटर का।
तो डाई इलेक्ट्रिक जो है एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इट हैज़ वेरी लेस नंबर ऑफ, वेरी निग्लेजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें कंडक्टर की तरह जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। इसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली बाउंडेड बाय न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के द्वारा जो है वो क्या होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाउंडेड होते हैं, मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव, ठीक है, फ्री टू मूव। तो उसको अब लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन न्यूक्लियस के द्वारा काफ़ी बाउंडेड होते हैं, तो मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उनको लोग क्या बोलते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक है। कंडक्टर की तरह नहीं, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसके अंदर आराम से मूव करते हैं, ठीक है ना। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो डाई इलेक्ट्रिक होता है दो तरह का होता है। एक होता है हमारा नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, एक होता है पोलर, अब एक होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, अब एक होता है हमारा पोलर डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। एक नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक, अब एक होता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक। देखिए नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए समझिएगा नॉन पोलर क्या होता है। जैसे जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सिमिलर तरह के मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, वो होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल में हम ले लिए H2, एग्जांपल में हो गया H2। तो H2 का अगर देखें एटॉमिक डायग्राम बनाएं तो ये हमारा दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल्स का न्यूक्लियस यहाँ पर, इसके मॉलिक्यूल्स का न्यूक्लियस यहाँ पे, प्लस चार्ज यहाँ पे। तो इसके जो सेंटर निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, उसका जो सेंटर होता है वो यहाँ पर होता है, एग्जैक्टली यहाँ पर। और इन प्लस चार्ज का जो सेंटर है वो वहीं पर होगा, प्लस चार्ज का सेंटर भी यहीं पर, और इनके माइनस चार्ज का भी सेंटर कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा, ठीक है। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों सेम जगह पर होंगे। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, O2 के लिए भी बनाए तो O ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, ठीक है। और जो निगेटिव चार्ज होता है वो भी यहीं पर होता है, उनका सेंटर निगेटिव चार्ज ऐसे है चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लेकिन उनका सेंटर ऑफ मास देखा जाए तो यहीं पर होता है। तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक ही जगह पे होता है, ठीक है। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक ही जगह पे होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है कोइंसाइड करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इस कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे पर रखे होंगे, और अगर एक दूसरे पर रखे होंगे तो इसके पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, इट हैज़ नो डाइपोल मोमेंट। तो शुरुआत में इसके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था चार्ज इंटू सेपरेशन D। अब D कितना है, 0, तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0। तो जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो शुरुआत में होता है डाइपोल मोमेंट वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐसा नहीं है। पोलर डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स जैसे हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड बना के रखते हैं, उस सब के अंदर होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बना के जो रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जो आयनिक बॉन्ड बना के रखे हैं, आयनिक बॉन्ड, जैसे एग्जाम्पल में HCl हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, ये सब जो हो गया हमारा एग्जाम्पल आयनिक बॉन्ड का। जैसे H2O हो गया, NH3 हो गया, ये सब के पास पहले से ही डाइपोल मोमेंट होता है। क्यों? क्योंकि HCl जो होता है, HCl अगर उसका HCl और अगर हम इसका अगर डायग्राम बनाएं तो लेट्स ये Cl हमारा EH है, ठीक है, तो Cl का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर प्लस चार्ज है इसका माइनस चार्ज है, तो एक्चुअली में बड़ा साइज होने की वजह से जो प्लस चार्ज है वो थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इधर की तरफ प्लस चार्ज। और इनका जो Cl होता है और ये जो माइनस होता है वो भी थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट होता है, इधर की तरफ, लेकिन एक दूसरे पर नहीं होता है, थोड़ा इधर की तरफ होता है। Cl जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सारे के सारे चार्जेज को अपनी तरफ खींच लेता है, तो यहाँ पे बीच में ना होकर इधर होता है। प्लस चार्ज इधर ही होता है, तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज जो है आपको दिख रहा होगा कोइंसाइड नहीं है, बल्कि थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्टेड है, ठीक है। इसके बीच में
डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे कुछ माइनस चार्ज है, यहाँ पे कुछ प्लस चार्ज है, तो इसके बीच में कुछ सेपरेशन है, लेट्स डी। ये बहुत ही छोटा स्मॉल होता है, एंगस्ट्रम के ऑर्डर में होता है, ठीक है ना, इस तरह से बहुत छोटा है। तो ये हो गया चार्ज, ये हो गया प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ठीक है। तो इसके पास पहले से ही डाइपोल मोमेंट होता है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। इसके निगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, ठीक है। निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड। तो दो तरह के जो है डाइइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक और एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अब होता क्या है समझिएगा, बढ़िया समझिए, ठीक है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, ऐसे एक मॉलिक्यूल पूरा एक इतना बड़ा पूरा मान लीजिए कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर पूरा सा बहुत सारा गैसेस है, डायटोमिक गैसेस भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लस होगा और माइनस होगा एक साथ होगा, प्लस और माइनस 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 एक साथ होगा, प्लस माइनस एक साथ, प्लस माइनस एक साथ, ठीक है। ऐसे शुरुआत में तो इस पर डाइपोल मोमेंट जीरो है। अब हम क्या करते हैं कि नेट जो डाइपोल मोमेंट है शुरुआत में कितना है, जीरो है, अभी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, जीरो, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम अगर पूरा भी है, पूरा सॉलिड जो लिए हैं, जो वो भी सॉलिड लिए उसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो ये डाइपोल मोमेंट है, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, जो आपको पढ़ा चुके पहले से ही पिछले चैप्टर में, डाइपोल मोमेंट। तो अगर हम डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम निकालें, डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी लिख दे रहे हैं इसको, पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको एक नाम देते हैं पी, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। इसका नाम देते हैं हम लोग पोलराइजेशन वेक्टर, दिस इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस पोलर डाइइलेक्ट्रिक के लिए शुरुआत में पोलराइजेशन वेक्टर कितना होता है, जीरो होता है शुरुआत में, ठीक है ना, जीरो होता है। अब हम करते क्या है कि इस जो भी पोलर डाइइलेक्ट्रिक था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाते हैं, हम क्या करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम ऐसे अप्लाई करती हैं। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल मोमेंट की तरफ अप्लाई कीजिएगा तो होगा क्या कि ये प्लस चार्ज जो है, प्लस चार्ज वो थोड़ा प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे, लेकिन माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, प्लस चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस चार्ज पे उसके अपोजिट, प्लस चार्ज पे उसके डायरेक्शन में अपोजिट, इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, इसके इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे राइट में, इस पे लेफ्ट में, इस पे राइट में, इस पे लेफ्ट में, इस पे राइट में, इसमें लेफ्ट में। जिसके वजह से क्या होगा, शुरुआत में तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि माइनस चार्ज यहाँ आ जाता है, प्लस चार्ज यहाँ आ जाता है, उसके बीच में कुछ सेपरेशन हो गया, ठीक है। माइनस चार्ज यहाँ आ गया, प्लस चार्ज यहाँ आ गया, माइनस चार्ज यहाँ आ गया, प्लस चार्ज यहाँ आ गया, माइनस चार्ज यहाँ, प्लस चार्ज यहाँ, माइनस प्लस ऐसे, उसके बीच में कुछ सेपरेशन आ गया, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब एक बात बताइए कि इसके पास जो है इंडिविजुअली एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद। तो ये नॉन पोलर जो डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स है बिहेविंग लाइक ए पोलर डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किसकी तरह बिहेव करने लगा, पोलर डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स। तो अब जो है इसके तरफ एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा ऐसे, सॉरी डाइपोल मोमेंट तो डाइपोल मोमेंट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा प्लस से माइनस, ठीक है, ऐसे प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा ऐसे खुद का। और पहले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किए थे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो एक बात बताइए कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स के अंदर वो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नाम देंगे हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिहेविंग लाइक ए पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिहेविंग लाइक ए पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजेस इन द मटेरियल, ठीक है। तो उस मटेरियल के अंदर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, घट जाता है।
तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आया ना, मतलब जो पहले से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने पूरी तरह जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं होगा, बल्कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेन एवर वी अप्लाई external electric field in a non-polar dielectric molecules, then it become polar dielectric molecules। ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक मोल्स एंड इट हैज़ सम डाइपोल मोमेंट्स। ठीक है, इसके पास क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट्स हो जाता है, और इसी को हम लोग नाम देते हैं पोलराइजेशन। इस फिनोमेना का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं बाबू, पोलराइजेशन नाम देते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन। ठीक है, वही बात जो है अगर हम अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स के साथ किया जाए, तो एक मान लीजिए मटेरियल है, ऐसे मटेरियल, तो इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट्स होंगे मतलब पहले से ही होंगे कुछ ऐसे, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे कुछ, इस पे माइनस, इस पे रैंडमली अरेंज्ड होंगे, प्लस माइनस ऐसे, प्लस माइनस, माइनस प्लस ऐसे, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ऐसे पहले से ही होंगे। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर नेट डाइपोल मोमेंट अगर इस पे देखा जाए, जैसे इस पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर ऐसे, ऐसे, इस पे डाइपोल मोमेंट ऐसे है P1। ठीक है, इस पे डाइपोल मोमेंट ऐसे, 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 ये माइनस है तो ऐसे। तो ओवरऑल जो है डाइपोल मोमेंट का सम अगर आप पहले इसमें भी निकालिएगा तो ओवरऑल सम, वेक्टर सम, तो कितना आएगा, इसमें 0 आएगा। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कीजिएगा, ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो होगा क्या कि इन डाइपोल्स पे फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, डाइपोल्स पे फोर्स। आपको पता है कि ये डाइपोल मोमेंट होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बीच में एंगल अगर थीटा है, तो ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ एलिग्न होना चाहता है, उस पर टॉर्क लगता है। दिस टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E या P साइन थीटा। आप पहले से ही जानते हैं P साइन थीटा इंटू एक्स कैप। ठीक है, एस कैप, तो डायरेक्शन हो गया, तो टॉर्क लगता है। तो सारे के सारे डाइपोल्स जो होंगे उन डाइपोल्स पे क्या लगेगा, फोर्स, टॉर्क लगेगा। और सारे के सारे डाइपोल्स जो होंगे वो क्या होंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एलिग्न होना चाहेंगे, ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एलिग्न हो जाएंगे। ठीक ना, और सारा का सारा जो डाइपोल्स मोमेंट है, शुरुआत में तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 था, सब कुछ के 0 हो जा रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद देखा जाएगा अगर उन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स को पोलर है, तो सारे के सारे कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ऐसे। सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, देमसेल्व्स अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ऐसे अरेंज हो जाएंगे। अब आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो गए, तो खुद जो है एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर दिए ऐसे, ऐसे। ठीक है, और सारा का सारा डाइपोल मोमेंट जो है ऐड हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो गया। अब ये जो एलिगमेंट है, ये जो डाइपोल्स का एलिगमेंट है इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। ठीक है, द एलिगमेंट ऑफ दिज डाइपोल मोमेंट्स along the electric field depends on the मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस तरह से डाइपोल जो है एलिग्न हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से किस तरह से जो है डाइपोल मोमेंट एलिग्न हो रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है वो मटेरियल जो है मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कौन सा मटेरियल का, जिसका ज़्यादा एलिगमेंट होगा उतना ज़्यादा उसका डाइपोल मोमेंट बनेगा। ठीक है,
तो इस मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जो है, नेट डाइपोल मोमेंट अब जो है 0 नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है। तो इसका पोलराइजेशन वेक्टर क्या होगा, तो दिस पोलराइजेशन वेक्टर P वेक्टर इक्वल टू नेट डाइपोल मोमेंट अपन कितना वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मान लीजिए इसका मटेरियल का V है, ठीक है। तो ये नॉट 0 होगा, ठीक है, इसका पोलराइजेशन वेक्टर 0 नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे। तो ये था हमारा डाइइलेक्ट्रिक के बारे में, ठीक है। अब डाइइलेक्ट्रिक जो है अप्लाई अगर हम किसी कैपेसिटर के बीच में अगर हम डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो किस तरह से उसका कैपेसिटेंस जो है बढ़ जाता है, इसके बारे में जो है अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।